नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैलाश स्टडी चैनल में। तो आज का हमारा सेशन क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जिनका विश्लेषण किया, उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी किए और वो क्लासेस अपलोड कर दी गई। और आज का चैप्टर जो पृथ्वी की गतियाँ जो हमने अध्ययन कर लिया है कि पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है। एक जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, अपने ही अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन गति कहा जाता है या उसे दैनिक गति कहा जाता है, क्योंकि वो अपने अक्ष पर प्रतिदिन घूमती है, यानी 24 घंटे 30 मिनट 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड। वो दूसरी होती है परिक्रमण गति, जिसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। वो परिक्रमण गति जब पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर साल में एक चक्कर लगाती है, यानी 367 दिन। और साल में काउंट किए जाते हैं 365 दिन, यानी 6 घंटे अतिरिक्त होते हैं, जिन्हें प्रत्येक 4 घंटे के बाद जोड़ा जाता है। वो प्रत्येक 4 घंटे के बाद, यानी 6 महीने को काउंट करो तो होता है 24 घंटे। वो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद उन अतिरिक्त 6 घंटे को फरवरी माह के जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रत्येक 4 साल के बाद फरवरी महीना 28 होने की बजाय 29 का होता है, क्योंकि उसमें एक दिन यानी 24 घंटे अतिरिक्त ऐड किए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष आता है, जिसे अधिकतम वर्ष भी बोला जाता है। 367 दिन होते हैं, वो होते हैं पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण। ठीक है। और उसके बाद हमने सूर्य की स्थितियां देखी कि जब 21 जून को सूर्य मकर रेखा पर होता है, सूर्य कर्क रेखा पर, तो उस टाइम उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी होती है, जबकि दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। और वहाँ पर गर्मी पड़ने के कारण वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। उसकी तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पूरी नहीं पहुँच पाती, तिरछी पहुँचती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सर्दी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर होता है, तो 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े एंड रातें छोटी होती है। उसके विपरीत उत्तरी दिशा में रातें बड़ी एंड दिन छोटा होता है। ये दोनों मकर रेखा और कर्क रेखा भी डिफरेंट हुआ, जो सूर्य की बदलती स्थिति के अनुसार होता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है 21 जून को, तब मकर रेखा पर दिन छोटे रातें बड़ी होती है और शीत ऋतु आ जाती है। और जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तब उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे रातें बड़ी होती है और वहाँ शीत ऋतु आ जाती है। इसी प्रकार जब सूर्य 21 मार्च और 23 दिसंबर जो समय होता है ना, वो उस टाइम सूर्य विषुवत वर्त पर होता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य विषुवत वर्त पर होता है। और सूर्य जब विषुवत वर्त पर होता है, तो उस टाइम संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य विषुवत वर्त पर होता है। ग्लोबल पर देखते हैं ना, तो उसमें एक वर्त होता है जो बीच में से उस सूर्य पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करता है। उसे ही अगर उसे देखें तो उसे प्रतिद्वैती वर्त भी कहा जाता है ना, प्रतिद्वैत वर्त या
सॉरी उसे साइकिल ऑफ द इल्यूमिनेशन भी कहा जाता है, जो मतलब दिन और रात को डिवाइडेड करता है। विषुवत वर्त ना, वो जब 21 और 23 दिसंबर को सूर्य विषुवत वर्त पर होता है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और जब सिर पर सूर्य किरणें होते हैं ना, तो उस हिसाब से देखो विषुवत वर्त पर सूर्य की होता है, तब संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात होते हैं। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से। टोटल 8 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो क्लास चैप्टर 3 से बनते थे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दूसरे, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 दोनों असत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी दोनों सत्य हैं। अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है या घूर्णन करती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है, या से दैनिक गति भी कहा जा सकता है, या से दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करती है तो उसे परिक्रमण गति कहा जाता है, या इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदीप्ति वर्त किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 है ग्लोबल पर वर्त जो तापमान को विभाजित करता है। ऑप्शन 2, ग्लोबल पर वह वर्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ऑप्शन 3, ग्लोबल पर वह वर्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो अभी इससे पहले जब चैप्टर का अध्ययन किया था तब बताया था कि प्रदीप्ति वर्त यानी सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन जिसे जो दिन और रात को अलग करता है, विभाजित करता है आपस में, उसी को प्रदीप्ति वर्त कहते हैं। ये कल सेशन में अध्ययन में इसका विश्लेषण किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वह वर्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? ऑप्शन 1 में 23.5 डिग्री, ऑप्शन 2 24.5 डिग्री, ऑप्शन 3 23 डिग्री, ऑप्शन 4 26 डिग्री। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 23.5 डिग्री, यानी 3/2/3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 उत्तरायण, ऑप्शन 2 दक्षिणायन, ऑप्शन 3 विषुव, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने इस चीज़ का अध्ययन किया था कि जब 21 जून को सूर्य यानी कर्क रेखा पर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन और रातें बड़े होती है, उसे क्या कहा जाता है। और उसके बाद कि जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में बड़े, दक्षिणी गोलार्ध में बड़े होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उत्तरी अयनतात। उत्तरी अयनतात यानी दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध भी जिसे माना जाता है। ठीक है, दक्षिणी अयनतात जिसे हम मानते हैं 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पर होता ना,
क्योंकि पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ झुका रहता है 22 दिसंबर को, और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में अधिक, दक्षिणी गोलार्ध में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे ही दक्षिणी अयनतात कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण है? ऋतुओं में परिवर्तन का कारण कौन सा है? ऑप्शन 1, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन 2, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन 3, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण। ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांटा गया है। एक वर्ष को 4 ऋतु में बांटा गया है, जैसा कि हम पढ़ते हैं गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु। ठीक है, वो ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी है। गुरुत्वाकर्षण बल भी है, चंद्रमा के चारों ओर कक्षा परिक्रमण भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का में से कौन सा सत्य है? सही कथन का सॉल्यूशन करना है। ऑप्शन 1 है, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। ऑप्शन 2, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन 3, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। सॉरी, शायद क्वेश्चंस में यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। इस चीज का अध्ययन करेंगे अभी ओवन। इसका यहाँ पर है कि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी है। ठीक है, ये चारों ही कथन राइट है। सॉरी, तीनों कथन राइट है। ठीक है, क्योंकि विषुवत का मतलब है जब सूर्य ना विषुवत पर होता है ना, अभी हमने स्टार्ट में अध्ययन किया था, जब मतलब 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है, और इससे ही विषुव कहा जाता है। ठीक है, इसे शॉर्ट लाइन कहते हैं विषुव। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, और 21 मार्च की स्थिति के विपरीत होती है। ठीक, और इसी टाइम ये सारी अवस्थाएं होती है। सूर्य मतलब किसी एक ध्रुव पर नहीं होता है, ना तो दक्षिण ध्रुव ना तो उत्तरी ध्रुव, विषुवत पर होता है, दोनों के बराबर, और दिन और रात भी बराबर होते हैं, और सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। तो दोनों ही कथन राइट हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिणी अयनतात के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि उत्तरी अयनतात के साथ साथ दक्षिणी अयनतात का अध्ययन किया था। दक्षिणी अयनतात क्या होता है? ठीक है, इसका ऑप्शन 1 है, दक्षिणी ध्रुव की ओर झुका होना। सूर्य का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ऑप्शन 2 है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। ऑप्शन है, दक्षिणी गोलार्ध में छोटे दिन लंबी रात होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन का कमेंट करना है। ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन 2 है 2 और 3, ऑप्शन 4 है 1 और 2, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो अभी हम चर्चा करेंगे दक्षिणी अयनतात जब पृथ्वी का दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, 22 दिसंबर का समय होता है। ठीक है, 22 दिसंबर का समय होता है जब पृथ्वी का दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, ये सही है। और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ये भी सही है।
और दक्षिणी गोलार्ध में छोटे दिन लंबी रात होती है। ये इसकी विपरीत है। इस टाइम 22 दिसंबर सूर्य जब मकर रेखा पर होता है तब छोटे दिन लंबी रात कर्क रेखा पर यानी उत्तरी गोलार्ध में होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन एवं छोटी रात होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 3 कथन जो गलत है, इसमें से केवल 2 सही है, पहला और तीसरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन 1 365 दिन, ऑप्शन 2 367 दिन, ऑप्शन 4 364 दिन, ऑप्शन 4 368। तो जैसा कि अभी हमने क्लास के स्टार्ट में चर्चा की थी, लीप वर्ष किसे कहा जाता है, तो फिर से बता देते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण काल कहा जाता है। और पृथ्वी को सूर्य के एक परिक्रमण मतलब पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, एक परिक्रमण पूरा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और इसलिए हम वर्ष को 365 दिन में गिनते हैं और 6 दिन जो होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। इस प्रकार तो प्रत्येक 4 वर्षों के बाद प्रत्येक 4 वर्षों में 6 घंटों को जोड़कर 24 घंटे बनते हैं। अर्थात 24 घंटों को प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन का अंतर होता है। और इस अतिरिक्त एक दिन को प्रत्येक 4 वर्ष में जो एक दिन अतिरिक्त होता है इसको फरवरी माह में जोड़ा जाता है। और प्रत्येक 4 वर्ष के बाद फरवरी माह 28 होने के बजाय 29 का होता है। इसी को ही लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष में टोटल दिन कितने होते, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसी के साथ आज का चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है मानचित्र, मैप का कंट्रीब्यूशन क्या है, मैप से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, पॉलिटिकल मैप्स क्या होता है, फिजिकल मैप्स क्या होता है। तो इस मैप से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करने से बेहतर है एक मैप ले लो और इसमें आप राज्यों को भरना स्टार्ट कर दो। कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, किस राज्य का कौन सा पड़ोसी राज्य है, या किस राज्य से रिलेटेड उसका पड़ोसी कौन राज्य है और किस राज्य की राजधानी है। मैप को भरना अच्छा सीख जाओ। चौथा चैप्टर है मैप से रिलेटेड, उसको मैप बनाना सीखता है। तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन इतने नहीं बनते, बट फिर भी कोशिश करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड बनते हैं वो बनाऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ एक मैप लेके आऊँगा और आपको मैप भराऊँगा। मैं क्लास के जरिए भरूँगा मैप, और आप भी साथ में करना, मुझे हेल्प करना, रीडिंग करना। क्योंकि मैं तो ऑनलाइन क्लास करना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ, बट क्या होता है दिक्कत होती है, इतनी फाइनेंशियल दिक्कत होती है, तो उस वजह से इतना मेरे पास कॉस्ट नहीं है कि मैं पूरी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल होगा जिसके ज़रिए लाइव स्ट्रीम कर पाऊँ। मैं मोबाइल के ज़रिए करता हूँ, बट उसमें क्या होता है कि मोबाइल में उसकी जो स्क्रीन होती है वो शॉर्ट दिखती है, तो क्लास देखने में मज़ा नहीं आता है। सो वीडियो के ज़रिए बनाऊँगा, ठीक है ना। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, और आज कल राजस्थान के प्रमुख देवता से रिलेटेड क्लास जो ऑलरेडी बना चुका हूँ उस क्लास को अपलोड कर दूंगा। इसके साथ साथ क्लास बहुत मज़ेदार है, वो भी क्लास जरूर देखना। और इससे पहले भी चैप्टर फर्स्ट और सेकंड अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लेना, उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है। यूपीएससी के लिए तो बहुत है, स्टेट पीसीएससी के लिए भी मानी जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।